ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल्स नोटबुक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अकाउंटेंसी कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमने काफ़ी वीडियोस को डिस्कस कर दिया है, जिसमें हमने बैलेंस शीट को पढ़ा है रिसेंटली। अभी हमने P&L अकाउंट को पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस किया है और अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स को हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ अकाउंटिंग में टर्म्स होती हैं, कुछ अकाउंटिंग में जो है आइटम्स होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट हमें बतानी होती है कि इनकी ट्रीटमेंट P&L अकाउंट में कैसी होगी, इनकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कैसी होगी। और एग्ज़ाम में भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि एडवांस रेंट की ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी। तो हमें पता है कि एडवांस रेंट जो है एक प्रीपेड हमारा एक्सपेंस है, और अगर हमने पढ़ा है कि एडवांस रेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट कैसे होती है, तो हम निकाल सकते हैं कि कोई भी अगर हमने एडवांस एक्सपेंस पे किया हो तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो यही काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ द अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन द कंसर्न। अब साल के एंड में जो भी गुड्स बच जाती हैं, जो नहीं बिक पाती हैं, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है? उसकी वैल्यूएशन या तो कॉस्ट पे होती है या तो मार्केट प्राइस पे होती है। जो भी कम होगा, जो भी लोअर होगा, उसकी वैल्यूएशन उस पे होगी। अब क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट की वीडियो देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है, उसमें क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो होगा, और इसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो बैलेंस शीट में कहाँ पे शो होगा? अगर इसका डेबिट बैलेंस होगा तो वो एसेट साइड में शो होगा। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा जो हमारा बच जाएगा वो हमारा एसेट साइड पे शो होगा। But sometimes in the trial balance, adjusted purchase is given, and this means opening stock and closing stock are adjusted through purchases. Then both adjusted purchases account and closing stock account appear in the trial balance. अब कभी-कभी क्या होता है कि हमें जो है क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन होता, हमें सिर्फ एडजस्टेड परचेज बताई होती है कि ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक लिया और परचेजेस जो साल भर में की उसमें से सबको एडजस्ट कर दिया, वही हमें गिवन होता है। तो अगर हमें एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो वो कहाँ पे जाएगा? वो हमारा एडजस्टेड परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक बोथ हमारा कहाँ पे शो होगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में शो होगा। और इसके बाद एडजस्टेड परचेजेस अमाउंट में बी टेकन टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्योंकि ये हमारा परचेजेस में भी है और ये एडजस्ट किया हुआ है सब कुछ, तो हमारा वो नेट परचेजेस आएगा, तो वो हमारा कहाँ पे शो होगा? वो हमारा डेबिट साइड पे शो होगा ट्रेडिंग अकाउंट के। और जो ये क्लोजिंग स्टॉक होगा वो एसेट साइड में बैलेंस शीट पे शो होगा। आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपका एडजस्टेड परचेजेस है, और वो आपका कहाँ पे शो होगा? वो आपका बैलेंस शीट में शो होगा। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो मतलब वो पहले ही आपको जो है क्या गिवन है? वो आपको नेट परचेजेस गिवन होगी। वो नेट परचेजेस या एडजस्टेड परचेजेस के आपने गिवन होगी, मतलब परचेजेस में से ऐड किया होगा हमने ओपनिंग स्टॉक और सब्ट्रैक्ट किया होगा हमने क्लोजिंग स्टॉक को, हमने सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो ये आपका एडजस्टेड परचेजेस होगा, और वो आपका क्लोजिंग स्टॉक उस टाइम पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वो शो हम नहीं करेंगे। आगे सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने कोई एक्सपेंस जो है हमारा इनकर हुआ है लेकिन हमने अभी तक उसे पे नहीं किया है। सपोज़ आपका जो है आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब आपका रेंट जो है इनकर हो गया है लेकिन अभी तक आपने रेंट पे नहीं किया है, तो वो आपका एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज़ अ लाइबिलिटी एंड शोन इन बैलेंस शीट एज ए लाइबिलिटी। तो मतलब ये जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आपका ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शो होगा। और P&L अकाउंट में ये कैसे शो होगा? जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा वो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इन P&L अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जैसे अभी हमने बात की कि आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट सपोज कीजिए कि रुपीज़ हमारा 100 है, और रेंट हमने कितना पे किया है साल भर में? रेंट हमने पे किया है 500 रुपीज़। तो ये P&L अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी? डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस की साइड में ये हम कैसे लिखेंगे? रेंट को हम लिखेंगे यहाँ पे 500, और यहाँ पे हम ऐड क्या कर देंगे? इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट को हम इसमें ऐड कर देंगे 100, तो इसमें टोटल इसका क्या आएगा? 600 रुपीज़ इसका आएगा यहाँ पे।
तो ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट शो हो गई। और जब आप इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे तो बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ ये 100 रुपीज़ आएगा। तो ये जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा ये लाइबिलिटी होगा और ये आपका लाइबिलिटी साइड में आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट payments made for expenses which have not yet been incurred or used. In other words, these are advance payments by the company for supplies, rents, utilities and others that are still to be consumed. अब सपोज़ जैसे हमने बात की कि रेंट जो है पिछले एग्जाम्पल में इनकर हो गया था लेकिन पे नहीं किया था। अब इसमें क्या है कि सपोज़ कोई एक्सपेंस है वो अभी इनकर नहीं हुआ है, ये अभी इनकर नहीं हुआ है लेकिन पेमेंट हमने पहले ही कर दी है, एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। अब जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये हमारा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं था या इस पीरियड के लिए नहीं था, वो हमारा इसका बेनिफिट हम कहाँ पे रिसीव करेंगे? इसका बेनिफिट हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम रिसीव करेंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? हमने अगर पहले ही पे कर दिया है तो ये इस साल हमारा क्या होगा? इस साल हमारा ये एसेट होगा। हैंस दे आर क्लासिफाइड एज कंपनीज एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर करंट एसेट और ये करंट एसेट में हम इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद जो P&L अकाउंट होगा उसमें से इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? जो P&L अकाउंट होगा उसमें क्या होगा? उसमें हमने आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंस था उसे हमने क्या किया था? उसे हमने ऐड किया था। तो जो भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होगा हमारा, उसे हम क्या कर देंगे? उसे हम कंसर्न्ड एक्सपेंस में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब चाहे ये P&L अकाउंट हो या चाहे ये एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट करता हो। तो एग्जांपल के लिए रेंट हमने पिछले एग्जांपल में लिया था, कितना था? ₹500। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था हमारा? ₹100। और मान लेते हैं कि जो प्रीपेड रेंट है हमारा वो कितना है? ₹200। तो अब ये कैसे होगा? इसमें हम 100 को प्लस कर देंगे, 200 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या आएगा? यहाँ पे ये नेट इसका आएगा ₹400। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होगा ये लाइबिलिटी साइड पे जाएगा और ये जो होगा ये एसेट साइड पे हम इसे शो कर देंगे। तो ये थी आपकी प्रीपेड एक्सपेंस की ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक्रूड इनकम है हमारे पास। अब एक्रूड इनकम का सिंपली मतलब क्या होता है कि इट इज़ द इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। यानी हमें जो है इनकम हमारी एक्रू हो गई है, इनकम हमने अर्न कर दी है लेकिन अभी तक हमें जो है उसका बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ है, बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन काइंड। तो हमें जो है इसका बेनिफिट अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट होती है कि जिस भी कंसर्न्ड इनकम है उसे हम P&L अकाउंट में हम क्या कर देते हैं? उसे ऐड कर देते हैं। और ये क्या होगा? हमारा करंट एसेट होगा क्योंकि ये हमारी इनकम है और अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए हैं। तो ये हम कहाँ पे ऐड कर देंगे? ये हम बैलेंस शीट में हम इसे ऐड कर देंगे। सिंपली इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सैलरी अक्रूड सैलरी है सपोज़। अब ये जो है कितनी अक्रूड है? ये ₹1000 अक्रूड है और सैलरी कितनी है हमारे पास? सैलरी है ₹5000। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ऐड कर देंगे और ये यहाँ पे क्या आएगा? ₹6000 आएगा। और ये कहाँ पे शो होगा? ये हम सैलरी में इसे हम P&L अकाउंट में ये ऐड हो जाएगा। और बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के हेड के अंदर हम इसे जो है क्या लिखेंगे? इसे हम एक्रूड सैलरी के रूप में हम यहाँ पे इसे लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो एक्रूड इनकम का ये बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्रूड इनकम का मतलब क्या था कि इनकम हमारी जो है अर्नड हो गई है लेकिन हमने रिसीव नहीं की है। तो इसमें क्या है कि हमें एडवांस में इनकम मिल गई है, एडवांस में हमें पेमेंट हो गई है। तो अगर एडवांस में हमें पेमेंट हो गई है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट ट्रीटमेंट होगी। अब इसके ऑपोजिट ट्रीटमेंट क्या होगी कि हम जो है कंसर्न्ड इनकम में से इसे डिडक्ट कर देंगे और इसे हम लाइबिलिटीज साइड पे लिखेंगे बैलेंस शीट की। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। पीछे हमने पढ़ा था सैलरी जब सपोज़ कितनी है हमारे पास? ₹5000। एक्रूड सैलरी कितनी है हमारे पास? एक्रूड सैलरी है ₹1000। और हमारे पास एडवांस सैलरी है हमारे पास कितनी? एडवांस सैलरी है हमारे पास ₹2000। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ये हम क्या करेंगे? इसे प्लस, इसे हम करेंगे माइनस। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आएगा? ₹4000 हमारे पास नेट सैलरी आएगी। ये हमारा कहाँ पे जाएगा? ये हमारा जाएगा एसेट साइड पे, ये हमारा जाएगा लाइबिलिटी साइड पे। तो इसकी ट्रीटमेंट आपको ये याद रखनी है। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या आता है? इसके बाद इम्पॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमने कोई फिक्स्ड एसेट हमने परचेज़ किया है
तो फिक्स्ड एसेट के क्या होता है कि उस पर जो है डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। कोई भी मेथड हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो गया, तो इस किसी भी मेथड से हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट एक निकाल लेते हैं। एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है जिससे हम जो है एसेट की वैल्यू को हर साल रिड्यूस करते हैं। तो हम क्या सपोज़ करते हैं कि जैसे सपोज़ करो कि हमारा फर्नीचर है और इसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है, इसकी यूज़फुल लाइफ है हमारे पास 10 ईयर्स इसकी यूज़फुल लाइफ है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को हम 10 साल के डिवाइड कर देंगे किसी परसेंटेज से। तो सपोज़ हमने जो है 10% हमने डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन हमने लगाया ये स्ट्रेट लाइन मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होगा कि सपोज़ अगर फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास कितनी है ₹10,000, तो हर साल हम 10 सालों के लिए कितनी अमाउंट को डिडक्ट करेंगे, हम इसका 10%, यानी हम हर साल ₹1000 को हम क्या कर देंगे, 10,000 में से डिडक्ट कर देंगे एज ए डेप्रिसिएशन। इसकी यूज़फुल लाइफ में हम 1000 को हम इंटू 10 यानी 10 साल तक हम इसे डिवाइड करेंगे। और 10 साल के लिए अगले साल इसके फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी बुक्स में 9000, और इसमें फिर से हम 1000 माइनस करेंगे, उसके अगले साल वैल्यू क्या बचेगी 8000 एंड सो ऑन। डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से मैं वीडियो हम अपलोड करेंगे और उसमें आपको डेप्रिसिएशन का पूरा मीनिंग और उसके मेथड के बारे में बता देंगे। लेकिन अभी के लिए हम डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होगी, इट इज़ ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज़ एन एक्सपेंस। अब देखा जाए तो बेसिकली ये एक एक्सपेंस है, चाहे ये एक फिक्टिशियस एक्सपेंस ही है, हमारा कोई रियल हमारा कोई कैश जा नहीं रहा है, लेकिन है तो ये हमारा एज अ चार्ज ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन इज़ बेसिकली ये चार्ज ऑन एसेट। अगर ये हमारा एसेट पे चार्ज है तो ये हम इसे क्या करेंगे एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और P&L अकाउंट के हम इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब ये एक एक्सपेंस है तो हम इसे एसेट साइड में भी माइनस करेंगे, जो भी कंसर्न्ड एसेट होगा। अगर बैलेंस शीट में हम फर्नीचर लिख रहे हैं तो फर्नीचर में से हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे। तो यानी जो बैलेंस शीट में क्या होगा वो नेट एसेट की वैल्यू को हम शो करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करके एसेट की वैल्यू में से। अब इसके बाद हमारा क्या है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होते हैं कि जैसे सपोज़ आपने जो है अपने मिस्टर एक्स को आपने 1000 रुपीज़ का आपने जो है सामान बेचा और आपको मिस्टर एक्स ने जो है अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है या कोई भी ऐसा इशू हो गया है जिससे वो कंपनी को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपका 1000 रुपीज़ का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बैड डेट्स ट्रीट हो जाएगा। बैड डेट्स ये आपका होएगा और आपको ये अमाउंट मतलब ये नहीं मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी ये किसी को नहीं पता, तो इसकी आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, इसकी आप ट्रीटमेंट ऐसे करोगे कि ये आपका एक्सपेंस है और ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे यानी एक्सपेंस साइड पे शो होगा, और ये बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से ये हम इसे डिडक्ट कर देंगे। अब हमने बैलेंस शीट की वीडियो में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट अकाउंट्स की ग्रुपिंग कर देते हैं। अगर आपके जो है डिफरेंट डेटर्स हैं, मिस्टर एक्स आपका डेटर है वाई जेड ए बी सी, तो बैलेंस शीट में हम इसे अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम इसे क्या करेंगे, इसे हम क्लब कर देंगे किस हेड के अंदर, इसे हम सन्ड्री डेटर्स के हेड के अंदर हम इसे क्लब कर देंगे। तो अब जो बैड डेट्स होंगे ये इसमें से क्या हो जाएंगे, ये इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका बैड डेट्स की ट्रीटमेंट हो गई P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट के अकाउंट में। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है कि एज अकाउंटिंग फॉलोज द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, which means that we have to make provisions for expected losses but not for expected gains। अब कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या होता है कि हमें जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा जो है प्रोविज़न लेके आनी है एक्सपेक्टेड लॉसेस के, लेकिन हम प्रोविज़न नहीं लेके आ सकते एक्सपेक्टेड गेंस की। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है कि हमें जो है एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि इस साल सपोज़ करो कि हमारा जो है पिछले 5 साल का ट्रेंड है कि हर साल हमारे जो है कम से कम 5000 रुपये का जो है बैड डेट्स हो जाता है। तो इसी के लिए हमें जो है अगले साल के लिए प्रोविज़न बनानी पड़ेगी। अगले साल के लिए हमें आज ही से तैयार होना पड़ेगा कि हमें एस्टिमेट हम लगा सकते हैं कि अगले साल भी कम से कम हमारा 5000 रुपये का बैड डेट्स होगा। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे कम अमाउंट भी हो सकती है और इससे ज़्यादा अमाउंट भी हो सकती है या इसके इक्वल अमाउंट भी हो सकती है, लेकिन हमें प्रोविज़न बनानी होगी इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंगली। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज़ टू बी मेड फॉर लाइकली बैड डेट्स नेक्स्ट ईयर। जो अगले साल बैड डेट्स होंगे उसके लिए हम आज इसे प्रोविज़न बना देंगे।
और ये जो हम प्रोविज़न बनाएंगे ये P&L अकाउंट में कहाँ पे शो होगी, ये शो होगी हमारी डेबिट साइड पे, एक्सपेंस साइड पे हमारी ये शो होगी। अब ये हम क्या करते हैं, इसे हम सन्ड्री डेटर्स में से डिडक्ट कर देते हैं आफ्टर डिडक्टिंग ओनली बैड डेट्स। अब सपोज़ करो कि हमारे जो है क्या है कि सन्ड्री डेटर्स है हमारे 5000 रुपीज़ के, बैड डेट्स हुए हमारे 1000 रुपीज़ के, उसके बाद हमने प्रोविज़न बनाई कितनी 1000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे ये हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी नेट अमाउंट क्या होगी, ये हमारे नेट डेटर्स होंगे, ठीक है, ये आपका 3000 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरी एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे जो है 5000 है, बैड डेट्स भी आपके जो है क्या हो गए हैं, बैड डेट्स भी आपके 5000 हो गए हैं, तो यहाँ पे आपका नील अमाउंट बचा है। अगर नील अमाउंट बचा है तो अगर आप प्रोविज़न बनाओगे तो इसे आप डिडक्ट नहीं करोगे क्योंकि सन्ड्री डेटर्स ऑलरेडी नील है और बैलेंस शीट में आप नेगेटिव में अमाउंट नहीं लिख सकते हो, ना ही आप अलग से लिख सकते हो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये सन्ड्री डेटर्स में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे आप इसे इसकी यहाँ पे एसेट साइड पे ट्रीटमेंट इसकी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स shows the reserve amount for adjusting loss due to discount allowed to debtors. In order to receive payment faster from their customers, businessmen provide a discount to those customers who pay before maturity of the debt. अब जैसे आपका बिजनेस है तो आप चाहोगे कि आपके जो भी डेटर्स हैं वो आपकी पेमेंट जो है जल्दी से जल्दी कर देंगे, तो आपको उन्हें क्या देना पड़ेगा, उन्हें आपको एक इंसेंटिव देना पड़ेगा। अब इंसेंटिव किस फॉर्म में होगा, इंसेंटिव आपका कैश डिस्काउंट के फॉर्म में होगा या किसी भी तरह के डिस्काउंट के फॉर्म में होगा। तो हम जो इसकी भी हम प्रोविज़न बनाते हैं कि अगले साल अगर हम सब ट्रेंड है कि हमारा जो है हम कम से कम जो है 3-4 हज़ार रुपये का हम डिस्काउंट देते रहते हैं डेटर्स पे, तो इसके लिए भी हम प्रोविज़न बनाएंगे। अब इसकी हम प्रोविज़न कैसे बनाएंगे, इसे भी हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और डेटर्स में से डिडक्ट कर देंगे। लेकिन ये तभी डिडक्ट होगा बैड डेट्स माइनस करने के बाद और प्रोविज़न माइनस करने के बाद ही हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा मैनेजर्स कमीशन। अब हमारा जो मैनेजर होगा, अगर कंपनी की अरेंजमेंट है मैनेजर के साथ कि टोटल जो भी सेल्स होगी उसमें से जो भी एक परसेंटेज कट होगा वो हम किसे देंगे, वो हम मैनेजर को देंगे। तो ये भी हमारा एक एक्सपेंस है और ये आपका डेबिट साइड पे शो होगा P&L अकाउंट के, और ये आपका करंट लाइबिलिटी साइड पे शो होगा बैलेंस शीट के। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा लास्ट गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। अब गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ क्या होता है, ये बेसिकली होता है ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट है। अगर जो ओनर्स हैं वो अपने बिजनेस से कोई भी गुड्स लेके जा रहे हैं, अगर किसी का किराने का काम है या किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का टीवी का काम है, वो अपने लिए एक टीवी लेके जाता है, तो वो क्या होगा, वो एक ड्राइंग होगा, क्योंकि ये बिज़नेस का ओनर होगा, बिज़नेस का शेयर होल्डर होगा मेजॉरिटी, और ये क्या लेके जा रहा है, ये टीवी लेके जा रहा है, अपना गुड्स लेके जा रहा है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, वैल्यू ऑफ सच गुड्स इज़ डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब जितने भी वैल्यू के गुड्स होगी वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के परचेजेज में से हम उसे पहले ही डिडक्ट कर देंगे, और ये क्या होगा, ये कैपिटल अकाउंट में भी हम इसकी वैल्यू को हम डिडक्ट करेंगे। कैपिटल क्योंकि कम शो होगी इसमें से। ड्राइंग्स हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कैपिटल में से, कोई भी अमाउंट है इसकी तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये आपकी यहाँ पे नेट कैपिटल यहाँ पे ये शो होगी। तो ये थी आपके कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं और हर एक जो भी मैंने आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट बताई हैं ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांस रेंट की ट्रीटमेंट कहाँ पे होती है, प्रीपेड रेंट प्रीपेड सैलरी की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मैनेजर्स कमीशन की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बैड डेट्स की ट्रीटमेंट कैसे होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी फाइनल अकाउंट्स में, कंपनी अकाउंट्स में हम इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, बैलेंस शीट में से क्या माइनस होता है, कौन सी साइड पे आता है, P&L अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्ज़ाम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।